का कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां न कोई नीति है न कोई नियम है, जहां न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ कब कौन किसके साथ है और कब दूसरे पल में वह दूसरे के साथ चला जाए, इसके बारे में कहना मुश्किल होता है। यहाँ के गठबंधन यहाँ बनता है, उसके घटक दलों के संख्या में और घटक दलों के संज्ञा में भी बार बार बदलाव हमने देखा है। इतिहास में यह चीज़ें दर्ज हो जाती है। हमने देखा कि कैसे एनडीए के घटक दल में कैसे कभी वीआईपी पार्टी रहती है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा रहती है बिहार में, इसके साथ जनता दल यूनाइटेड रहती है, और दूसरे ही दल में ये तमाम दल जो है महागठबंधन में आकर के शामिल हो जाते हैं। लेकिन अभी तक अगर बिहार में बीजेपी विरोध में देखें तो प्रमुखता के साथ आरजेडी पहले से टिकी हुई है और वाम दल बीजेपी के साथ गई नहीं है कभी। और कांग्रेस की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी है, तो कांग्रेस का बीजेपी में जाना सवाल ही ऐसे नहीं उठता है। लेकिन बिहार में राजनीतिक सहमत का हमेशा क्लास चलता रहता है, और यहाँ अगर कोई आपके साथ अभी राजनीति कर रहा है, घूम फिर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा आपके साथ ही रहेगा, हमेशा आपके पीछे ही रहेगा। हो सकता है कि निकटतम भविष्य में ही वह आपका ही प्रतिद्वंदी बन करके आप ही के सामने फाइट करता हुआ दिख जाए। अगर देखें तो बिहार में 2 उपचुनाव संपन्न हुए हैं, गोपालगंज और मोकामा में। गोपालगंज में त्रिकोणीय समीकरण बन गया था और मामला वहां सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। लेकिन गोपालगंज के उपचुनाव को राजनीतिक जानकार सेमीफाइनल बता रहे थे, तो आपको भी ये जानने की दिलचस्पी होगी कि यह फाइनल कब होने वाला है। तो फाइनल जो है वह मुजफ्फरपुर का कुढ़नी का जो विधानसभा उपचुनाव है वह है। और गोपालगंज में जिस प्रकार का राजनीतिक समीकरण हमको देखने को मिला था, तो उसमें हमने आपने भी देखा, हम सभी ने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी वहां महागठबंधन की ओर से फाइट कर रही थी। इसके बाद तेजस्वी यादव जी के मामा जी, जो कि यादव समाज से ही हैं, साधु यादव जी की बात करें, वो अपनी पत्नी के साथ जो है वह राजनीतिक अखाड़े में थे, ताल ठोक रहे थे, जीतने का दावा कर रहे थे। इसके बाद हमने यह भी देखा बीजेपी कैसे वहाँ जो है अहम फैक्टर के रूप में वहाँ उभरी, और अंततः बीजेपी ही सीट मार करके ले गई। क्योंकि जब एक ही अगर पट्टी के एक ही अगर ज़मीन के हिस्सेदार अधिक हो जाएंगे तो ज़मीन टुकड़ा हो जाएगा, प्लॉट जो है वह बट जाएगा, और ऐसे में जो है सबके हिस्से में बहुत कम ज़मीन का यानी कि भूखंड आएगा। तो ऐसे में यही चीज़ें हुई गोपालगंज में, और अंततः ओवैसी जी जो आए और उन्होंने 12,000 जो वोट उन्होंने ला लिया। इसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे वहाँ न महागठबंधन जीत पाई, न ओवैसी जी जीत पाए। सबने अपना अपना बढ़त बढ़ाया, अलग अलग चीज़ें हुई। ओवैसी जी की पार्टी को सबसे ज़्यादा सफलता मिली बढ़त बढ़ाने में, जो संख्या है उसे जोड़ने में, वोटों को प्राप्त करने में। लेकिन अंततः हमने यह देखा कि बीजेपी मैदान मार ले जाती है। जिसके बाद हमने आपको यह भी दिखाया था, जनता टॉकीज की टीम ने आपको दिखाई थी कि कैसे मामा साधु यादव जो हैं वो भड़के हुए हैं, और वे कह रहे हैं कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव जी जीतने के लिए उतरे ही नहीं थे। तेजस्वी यादव जी वहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए उतरे थे। खैर, गोपालगंज की बात वह निकल गई, लेकिन गोपालगंज की चीज़ें जो है वह ऐतिहासिक हो गई और इतिहास में इसका दर्ज हो गया, और इतिहास होता ही सीखने के लिए। आपको बता दें कि अब जो है वो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव है, और इसे राजनीतिक जानकार जो है फाइनल मैच कह रहे हैं। तो कुढ़नी में जो उपचुनाव है, इसमें हमने यह देखा कि महागठबंधन से कैसे जनता दल यूनाइटेड ने वहां पर सीट का दावा कर दिया, जबकि गोपालगंज में पहले से चर्चा चल रहा था कि गोपालगंज की सीट पर जनता दल यूनाइटेड जदयू जो है वह दावा कर सकती है, लेकिन उन्होंने वहां नहीं किया। कुढ़नी जो आरजेडी का सिटिंग सीट था वहां पर उन्होंने दावा किया। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि गोपालगंज उपचुनाव के बाद जो नतीजे आए थे, वहाँ पर आरजेडी के लोग यह कहते हुए दबी जुबान में दिखे गए थे कि नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जो है लवकुश समीकरण वाला वोट जो है वह ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। लेकिन अब आपको बता दें कि गोपालगंज के बाद जो है जो कुढ़नी में जो उपचुनाव होने हैं वहाँ का समीकरण काफ़ी दिलचस्प हो गया है, और इस मैच में बेहद अहम अब जो है वह मोड़ ले लिया है। कैसे? तो आपको याद होगा कि वहाँ जो है जब मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हो रहे थे, वहाँ सहनी जी, यानी कि हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख है और सहनी समाज के एक बड़े नेता के रूप में उनकी छवि है। तो मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है वह महागठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन कर रही थी।
जी हाँ, वहाँ पर अगर मोकामा और गोपालगंज में देखें तो उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारने का मन नहीं बनाया था और बीजेपी के विरोध के चलते उन्होंने अगर देखें तो तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जो है उन्होंने समर्थन कर दिया। लेकिन आपको याद रखना चाहिए 2019 में जो है आपको 2020 के इलेक्शन वाले मामले को लेकर के जो है आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, संयुक्त वार्ता हो रही थी, महागठबंधन की प्रेस वार्ता हो रही थी पटना के होटल मौर्या में, और वहाँ मुकेश सहनी जी बीच प्रेस वार्ता में खड़े हुए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव जी पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाते हुए हंगामा करते हुए बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए थे और उन्होंने महागठबंधन को त्याग दिया था। लेकिन इसके बाद हमने यह देखा कि नीतीश कुमार जी जैसे ही एनडीए से इधर आते हैं तो तेजस्वी यादव जी का भी तेवर नरम होता है, और नरमी में एक और जो इम्पोर्टेंट बात माफ़ कीजिएगा वो मुकेश सहनी की हम बात करें तो उनके भी तेवर में जो है नरमी आती है। और नरमी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी था कि मुकेश सहनी जी जो एनडीए के ही घटक दल थे, उनके पार्टी के सभी विधायकों को बीजेपी ने ही तोड़ लिया, यानी कि अपने ही गठबंधन के घटक दल के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया, और जिसके बाद से राजनीतिक शत्रु के रूप में मुकेश सहनी जी बीजेपी को देखने लगे। और इसी वजह से गोपालगंज और मोकामा में उन्होंने जो है महागठबंधन के प्रत्याशी यानी आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया था। लेकिन हम पहले से आपको बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर बेहद अहम होने वाला है, तो सहनी मुकेश सहनी जो है वहाँ बड़े फैक्टर के रूप में उभर सकते थे, और अब अंततः मुकेश सहनी जी ने अपना गेम खेल दिया है और मुकेश सहनी जी के एंट्री से अब मामला जो है वह बेहद दिलचस्प हो गया है। अगर बात करें तो मुकेश सहनी जी के अलावा वहाँ अभी वर्तमान में जो है पूरे महागठबंधन के में से जदयू उतर रही है, तो जदयू में मनोज कुशवाहा जी को उन्होंने जो है वह अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुशवाहा जी पूर्व में वहाँ से विधायक रह चुके हैं, 2 टर्म जीत चुके हैं। इसके बाद बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वैश्य समाज से आने वाले केदार गुप्ता जी को उन्होंने बनाया है। केदार गुप्ता जी 2015 में जो है जीत चुके हैं, यानी कि वो भी पहले विधायक पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो मनोज कुशवाहा और इधर केदार गुप्ता। लेकिन इसके बाद जो वीआईपी जी ने जो काम किया है, हम बात करें मुकेश सहनी जी ने जो काम किया है, वो आपका होश उड़ा करके रख देगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी ने वहाँ एक बड़ा दाव खेला है, और इस दाव के बाद जो है ये चिंता की लकीरें बीजेपी और महागठबंधन दोनों के घटक दलों के माथे पर साफ तौर पर दिख रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी ने वहाँ पर अगर देखें तो भूमिहार समाज पर जो है उन्होंने अपना एक बड़ा निशाना बना दिया है, और भूमिहार समाज से आने वाले जो उनके दादाजी थे जिसे प्रत्याशी बनाया है, उनके दादाजी भी उस क्षेत्र में पूर्व में भूमिहार समाज से के जो है आखिरी वहाँ से जीते हुए विधायक रह चुके थे। तो 1990 में साधु शरण जी जो थे, साधु शरण जी, तो वो साधु शरण शाही जी, तो उनके पोते को उन्होंने जो है इस बार उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी ने वहाँ से एक अलग समीकरण बना दिया है, और वीआईपी ने वहाँ अगर देखें तो साधु शरण जी के जो पोते थे नीलाभ जी, उन्हें जो है अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब समझिए यहाँ समीकरण का क्या खेल है। अगर देखिए कुर्नी के विधानसभा के अगर हम जातिगत समीकरण को देखते हैं, क्योंकि बिहार में अगर कोई चुनाव हो और जाति की बात नहीं करे तो यह अन्याय हो जाएगा, तो कुर्नी में सबसे अधिक जो है भूमिहार समाज का ही वोट है, और ऐसे में 40,000 के आसपास वोट भूमिहार समाज का है। तो ऐसे में नीलाभ जी को जो वीआईपी ने बनाया है, तो ऐसे में भूमिहार समाज का वोट उधर खिसकने का जो है अब पूरा माहौल दिख रहा है। इसके बाद अगर देखें तो नीलाभ जी के भूमिहार समाज के बाद जो मुकेश सहनी जी का जो अपना कोर जो वोटर होता है सहनी समाज का वोटर, अगर उसकी बात कर लें तो वहाँ पर सहनी समाज से जो है 30,000 के आसपास वोट हैं। सहनी समाज का 30,000 वोट है, तो अगर भूमिहार और सहनी को ही जोड़ देते हैं तो 40, 30, 70 का जो है 70,000 वोट साफ तौर पर दिख रहा है। इसके बाद अगर हम अलग चीज़ों की बात कर लेते हैं, वैश्य और मुस्लिम की बात कर लेते हैं, जिससे पर बीजेपी वैश्य समाज को जो है अपना बनाई है, प्रत्याशी बनाई है, तो वैश्य और मुस्लिम की जो संख्या है वहाँ 38,000 के करीब है। और इसके बाद अगर यादव की बात करें तो यादव वहाँ जो है 32,000 के करीब है। तो सबसे अधिक वहाँ भूमिहार समाज ही है, जिस पर मुकेश सहनी जी ने दांव खेल दिया है। तो अब लेकिन एक और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ये जानना जरूरी है आपके लिए। आपको बता दें कि नीलाभ जी वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहले से वहाँ काफ़ी एक्टिव रहे हैं और भूमिहार समाज से आते हैं। तो नीलाभ जी जो है वहाँ पहले से आरजेडी को और उनका झुकाव था और तेजस्वी यादव जी से काफ़ी प्रभावित नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आरजेडी ने वहाँ सीट छोड़ दिया और नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से वहाँ प्रत्याशी बन गए, तो इसके बाद से ही
आपको बता दें कि नीलाभ जी का मन जो है वह थोड़ा अलग हो रहा था, निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी के रूप में उतरने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन इसी बीच में वीआईपी से उनकी मुलाकात हो गई और मुकेश सहनी जी उन्हें अब प्रत्याशी बना करके सामने ले आ रहे हैं। तो अब बात समझिए, यहाँ जो है मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। तो भूमिहार समाज वाला वोट बैंक समझ लीजिए 40,000 और सहनी समाज का 30,000, अगर दोनों मिल ही जाता है तो ऐसे में सीट जो है वह मुकेश सहनी जी की पार्टी मार सकती है। तो ऐसे में मुकेश सहनी जी जो मोकामा और गोपालगंज में महागठबंधन को समर्थन दे रहे थे, वे इस बार खुद मैदान में हैं और मैदान में पुरजोर तरीके से हैं और समीकरण बिगाड़ने में जो है उनका प्रत्याशी एक बार फिर से जो है वह प्रबल हो सकता है। और महागठबंधन और बीजेपी दोनों गठबंधन को अगर देखें तो महागठबंधन और एनडीए दोनों को जो है आपको बता दें कि प्रयास कर सकता है, लेकिन ये सभी बातें भविष्य में छुपी हुई है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीज़ें चलती है, अभी चुनाव होने में समय शेष है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मैदान जो है कुर्नी का जो फाइनल मैच जिसे राजनीतिक जानकार बता रहे हैं वह कौन मार करके जाता है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा ये खास पेशकश, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत